अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल वर्ड विद हैदर वड़ैच। आज हम डिस्कस करेंगे जी पास्ट इंटरव्यू नंबर 50 और आज के पास्ट इंटरव्यू का फर्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज़ द मेजर रोड्स ऑफ द पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान के मेजर रोड्स की बात करें तो सारी मोटरवेज़ जो है वो मेजर रोड्स में आएंगी। मोटरवे M1 से लेके M16 तक या 17, 18 जो भी प्लान्ड हैं सब जो है वो हमारी मेजर रोड्स में आएगी। इसके अलावा जी नेशनल हाईवे है N5, इसके अलावा इंडस हाईवे है N55, ठीक है, या N25। तो इस तरह की जो मेजर रोड हैं ये मेजर रोड हैं। अगर हम इसको वन बाय वन डिस्कस करें तो पहले हम जो है वो डिस्कस करते हैं जी ये N5 क्या है। N5 होता है जी नेशनल हाईवे। अब नेशनल हाईवे से क्या मुराद है, ये कराची से लेके ये पेशावर तक रोड आती है। अब पेशावर से कराची, पेशावर से लेके लाहौर, ये रूट जो है वो लाहौर वाला रूट है, ठीक है। ये अगर पेशावर है तो ये लाहौर से होती हुई कराची में आ रही है, ठीक है। तो इसमें जो ओल्ड जीटी रोड है वो सारा इसी रूट पे आता है, ठीक है। तो N5 जो है वो जीटी रोड का रूट है, सारा जीटी रोड जो है वो N5 है, ठीक है। तो अब जीटी रोड से एक और क्वेश्चन आ सकता है जी, जीटी रोड, पुरानी जीटी रोड थी जो एक्चुअली जीटी रोड थी जो शेर शाह सूरी ने बनाई थी, वो कहाँ से शुरू होती है, कहाँ तक जाती है और पाकिस्तान में उसका कितना पोर्शन है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, अब नेक्स्ट है जी N55। अब N55 क्या होता है, ये है इंडस हाईवे। अब जो इंडस हाईवे है N55 ये भी कराची से लेकर पेशावर तक ही आती है, लेकिन इसका रूट दूसरा है। अब ये पेशावर से लेके एक रूट वाया लाहौर गया, अब लाहौर से होता हुआ कराची गया, ये था नेशनल हाईवे जिसको N5 बोलते हैं। और इंडस हाईवे जो है वो पेशावर तक पहुंची कराची से लेके, लेकिन ये इस साइड पे जो है वो रिवर इंडस के पैरेलल चली, ठीक है। तो इंडस के साथ जो रोड बनी उसको इंडस हाईवे कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद है जी N25। अब N25 क्या होता है जी, N25 रोड जो है वो कराची से लेके, इस कराची से लेके इधर ये चमन बॉर्डर तक, ये जो बॉर्डर है चमन बॉर्डर तक जो रोड है ये N25 है। बाकी सारी मोटरवेज़ मेजर रोड में आ जाती हैं। मोटरवेज़ को वन बाय वन अगर हम डिस्कस करें तो जो मोटरवे M1 है, M1 जो है वो पेशावर से लेके इस्लामाबाद तक है, ठीक है। अब इस्लामाबाद से लाहौर तक मोटरवे नंबर 2 है। लाहौर से लेके आगे अब्दुल हकीम तक जो है वो M3 है। और M4 की बात करें तो ये पिंडी बटियाँ से मुल्तान तक है। मुल्तान से फिर आगे सक्कर तक जो है वो M5 है। फिर सक्कर से लेके हैदराबाद तक M6 है। फिर दादू से हब तक जो है वो M7 है। फिर रटोड्रो से ग्वादर तक जो है वो M8 है। फिर हैदराबाद से कराची तक M9 है। और कराची का जो है वो नार्दर्न बाईपास, मतलब ये छोटा सा एक शॉर्ट मोटरवे है, बड़ी कम, जिसकी लेंथ जो है वो सबसे कम है 57 किलोमीटर की। ये जस्ट एक बाईपास है, तो इसको कराची नार्दर्न बाईपास बोलते हैं। अब M11 कौन सी है जी, M11 सियालकोट से लेके लाहौर है। अब M12 कौन सी है जी, सियालकोट से लेके खारियाँ तक है। फिर खारियाँ से पिंडी तक जो है वो M13 है। फिर इस्लामाबाद से लेके डेरा इस्माइल खान तक M14 है। फिर हसन अब्दाल से लेके ठाकोट, यानी कि ये बिशाम वाली साइड पे, ये M15 है। और फिर आगे स्वाबी और चकदरा वाली M16 है। इन सब को अपने इनकी लेंथ कितनी है, फिर इसकी जो है वो इसका रूट कौन सा है, फिर इनमें से कौन सी कंप्लीट है। अब कौन सी कंप्लीट है, सबसे बड़ी मोटरवे कौन सी है जी, अगर सबसे बड़ी मोटरवे की बात करें तो 892 किलोमीटर की ये M8 है, ठीक है। और ये ग्वादर तक जाती है और ये भी कंप्लीटेड नहीं है। तो कौन सी मोटरवे ऐसी है जो कंप्लीट है और सबसे बड़ी है, तो इसके बाद मोटरवे M5 है जो मुल्तान से सक्खर तक है, वो सबसे बड़ी है 392। सबसे छोटी मोटरवे कौन सी है जी, मैंने बताया आपको M10, ये 57 किलोमीटर है और कराची नार्दर्न बाईपास है। आगे हमने इसको वन बाय वन डिस्कस किया था, कुछ एक मेजर रोड्स को N5 को डिस्कस किया था, N25 को डिस्कस किया था, N15 को डिस्कस किया था, बस इतना इनमें काफ़ी है। लें जी, क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज़ दी जीटी रोड। अब जीटी रोड क्या है, जीटी रोड एक्चुअली जो जीटी रोड जो इस साउथ एशिया पूरा जो रीजन है, इस रीजन में सबसे बड़ी जो और सबसे ओल्डेस्ट
जो रोड थी वो यही जीटी रोड थी। अब ये जीटी रोड बनी कब? ये बनी थी 16वीं सेंचुरी में बनी थी, और अगर इस प्रॉपर टर्न्योर की बात करें तो ये 1540 से लेके 1545 के टर्न्योर में बनी थी। ये शेर शाह सूरी के टाइम पे बनी थी। अब शेर शाह सूरी का नाम एक्चुअली असल नाम क्या है? फरीद खान, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अब इसकी लेंथ कितनी है? ये मोटरवे की लेंथ अप्रॉक्सीमेटली 3000 किलोमीटर इसकी लेंथ है, किलोमीटर, ठीक है। अब ये तो इसकी टोटल लेंथ है। ये काबुल से लेके अफ़गानिस्तान से लेके फिर पाकिस्तान भी है, इंडिया भी है, फिर उसके बाद बांग्लादेश भी है। ये सारे मतलब कंट्री के बाद काबुल से लेके बांग्लादेश, कलकत्ता, चिटागांग तक जो है ये रोड जाती है। इसकी लेंथ मैंने आपको बता दिया 3000 किलोमीटर इसकी लेंथ है। अब ये कहाँ से कहाँ तक जाती है जी? ये इसका जो फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट आप ले लें तो ये बांग्लादेश है या चिटागांग है, ठीक है। अब अगर दूसरी साइड से शुरू होते हैं तो ये अफ़गानिस्तान काबुल से आती है, काबुल से होते हुए इस्लामाबाद में आती है, इस्लामाबाद से फिर आगे लाहौर तक जो है, लाहौर से फिर दिल्ली से फिर ये रूट होता हुआ जो है वो बांग्लादेश में ढाका, कलकत्ता से फिर आगे चिटागांग तक जाती है, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करते हैं कि ये 3000 किलोमीटर की टोटल लेंथ में ये जो जीटी रोड है, ठीक है, इसमें अब अफ़गानिस्तान भी है, पाकिस्तान भी है, इंडिया भी है, बांग्लादेश भी है। तो पाकिस्तान में इसका जितना हिस्सा है वो कितना है? पाकिस्तान में जितना हिस्सा इस मोटरवे का आता है उसको, उस पूरी रोड को जो है वो, वैसे तो हम N5 बोलते हैं, ठीक है, नेशनल हाईवे का हिस्सा है वो, ठीक है। और इसकी जो जीटी रोड है, पुरानी जीटी रोड, ये लंडी कोतल से लेके, लंडी कोतल कहाँ पे है जी? ये है पेशावर से आ गया, पेशावर से लेके लाहौर तक जो है वो हमारा जीटी रोड का ओल्ड हिस्सा है। और इसकी लेंथ की बात करें तो ये 410, 415 से लेके 500 किलोमीटर इसकी लेंथ है, ठीक है। आप कह सकते हैं 500 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली लेंथ पाकिस्तान में है, ठीक है। तो बाकी जो है 2500-2600 जो लेंथ है वो बाकी सारी इंडिया में है और अफ़गानिस्तान में है और बांग्लादेश में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है जी, आफ्टर पाकिस्तान बनने के बाद जी, थ्रू विच कंट्री दी जीटी रोड पासिस? पाकिस्तान के बनने के बाद ये रोड जो है किस किस एरिया से गुजरती है? तो बांग्लादेश से गुजरती है, इंडिया से गुजरती है, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान बता चुका हूँ। और इसकी लेंथ जो है वो टोटल कितनी है? 3000 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। सॉरी, अब ये मोटरवे की पूछी जा रही है, जीटी रोड की नहीं पूछी जा रही। तो लेंथ ऑफ दी मोटरवे की भी 3000 किलोमीटर है, लेकिन ये अब एक्सटेंड की जा सकती है 4000 या इससे ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। अब अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट आर द नेम ऑफ़ द मोटरवेज़? अब नेम कौन से हैं ये हम सारे डिस्कस कर चुके हैं। मोटरवे जो M1 है पेशावर से लेके इस्लामाबाद तक है, M2 जो है फिर इस्लामाबाद से लेके लाहौर तक है। लेकिन इसमें से आपको जो है वो 155 जो है लेंथ M1 की है, M2 की 367 है, और फिर आपको पता होना चाहिए M5 की 392 है, M8 की मोटी पता होनी चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, मोटरवे M1 जो है वो वेयर टू वेयर, कहाँ से कहाँ तक जाती है? इस्लामाबाद से पेशावर तक जाती है। M2 कौन सी है जी? इस्लामाबाद से लाहौर तक जाती है। 367 किलोमीटर इसकी लेंथ है, ठीक है। अच्छा जी, आगे है जी, लेयर्स ऑफ मोटरवे की लेयर्स कौन सी होती हैं? नंबर 1 जी, सब ग्रेड है, सब ग्रेड तो मस्ट है। सब ग्रेड के बाद फिर सब बेस है, फिर बेस है, फिर बाइंडिंग कोर्स है, वेयरिंग कोर्स है। कोई भी रोड हम बनाते हैं तो उसकी यही है। अगर वो एसफाल्ट रोड, कंक्रीट लोग भी फ्लेक्सिबल रोड है तो फ्लेक्सिबल में यही लेयर्स होती हैं। सबसे पहले हमारे पास उसका सब बेस होता है, सब बेस के ऊपर फिर सब बेस से नीचे जो है वो सब ग्रेड, उसके ऊपर सब बेस के ऊपर जो है वो बेस है, बेस के ऊपर जो है वो बाइंडिंग कोर्स होगा। बाइंडिंग कोर्स के बाद जो है वेयरिंग कोर्स है और सर्फिसिंग यानी कि एसफाल्ट वगैरह डाल देते हैं। तो ये है जी लेयर्स ऑफ द मोटरवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कंपोनेंट ऑफ द बिचुमन? ठीक है, बिचुमन के कौन से कंपोनेंट होते हैं? अच्छा जी, बिचुमन जो है वो क्या होता है? बिचुमन एक कम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ दी हाइड्रोकार्बन्स होता है, ठीक है। अब मिक्सचर हाइड्रोकार्बन्स का एक मिक्सचर है और ये ड्राइव करते हैं, हम बिचुमन को ड्राइव करते हैं क्रूड ऑयल डिस्टिलेशन से, ठीक है।
अब ये किसका मिक्सचर है जी? हाइड्रोकार्बन्स का। अब हाइड्रोकार्बन्स कौन से हैं? अब अगर मज़ीद डिटेल में पूछा जाए तो ये है जी, आप याद कर सकते हैं SARA, सारा। ये सारा कंपोनेंट से मिलके बनता है, ठीक है जी, बिचुमन। अब सारा SARA से क्या मुराद है? सैचुरेट्स हैं, फिर इसमें अरोमेटिक्स हैं, फिर रीज़न है उसको जो है वो बाइंडिंग करने के लिए, फिर जी एस्फॉल्टनस है, ठीक है। तो ये जस्ट SARA कंपोनेंट से मिलके बनता है, इतना काफ़ी है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ बिचुमन? अब बिचुमन का टेम्परेचर कितना होता है व्हेन ब्रॉड फ्रॉम द प्लांट? अब प्लांट से जब हम उठाते हैं ना तो उसका टेम्परेचर कितना होता है? ये वैसे तो टेम्परेचर 177 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। अब ये मैक्सिमम है, या आप कह लें कि ये स्टैंडर्ड है, लेकिन इससे कम होता है। कितना होता है जी इससे कम? आप 150 से लेके 160 कह सकते हैं, 165 कह सकते हैं, ठीक है। प्लांट के ऊपर कितना मिलेगा जी? 150 से लेके 165 तक। अब साइड पे जाते जाते ये कम हो जाएगा, यानी कि 150 से 160 था प्लांट पे, तो इससे कम हो जाएगा। आप कह सकते हैं 140 से लेके 150 है, या 140 से 160 है, ठीक है। अब हमने उसको ले किया, साइड पे जाके ले करने के बाद उसके ऊपर जब उसके ऊपर कंपैक्शन करना स्टार्ट की, तो कंपैक्शन आपने जब स्टार्ट करनी है तो स्टार्ट के टाइम पे मस्ट जो उसका टेम्परेचर होना चाहिए वो 120 होना चाहिए, ठीक है। 120, 130, 140 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, यानी 120 से नीचे नहीं होना चाहिए। 120 होगा तो हम काम स्टार्ट करेंगे, 120-30 होगा तो कंपैक्शन का काम स्टार्ट करेंगे। जब हम पूरी कंपैक्शन कर लेंगे तब उसका टेम्परेचर तब भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव होना चाहिए। 3-4 चीज़ें हैं, अगेन बता देता हूँ कि साइड के ऊपर जब प्लांट के ऊपर इसको बनाया जा रहा था एस्फॉल्ट को या बिचुमन को, अब एस्फॉल्ट की ही बात कर लेते हैं, तो एस्फॉल्ट में जो है वो एग्रीगेट और बिचुमन को मिक्स करके बनाया गया, ठीक है। तो ये एस्फॉल्ट है। तो बिचुमन या एस्फॉल्ट का टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो बिचुमन 150 से 165 होगा प्लांट पे, प्लांट से साइड पे आया, टेम्परेचर कम हो गया 150 तक, यानी कि 40-50 जो है एग्जैक्ट नहीं बता सकते, ठीक है। ये अलाउ तो करता है, 130 भी अलाउ कर देगा, ठीक है। 140 से 150 तक जो है वो साइड पे होगा, और उसके बाद हमने जो कंपैक्शन शुरू करनी है, उस कंपैक्शन से पहले हमने उसको स्प्रेड करना है, ले करना है, बिछाना है, और उसके ऊपर फिर कंपैक्शन स्टार्ट करनी है। जब हमने कंपैक्शन स्टार्ट करनी है तब उसका टेम्परेचर 120 से ज़्यादा होना चाहिए, और उसके बाद जी जब हमने अपनी कंपैक्शन कंप्लीट करनी है तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। अब जी ये रोड के ऊपर हमने सारा बिचुमन यूज़ किया, तो इससे एक क्वेश्चन आपके लिए असाइनमेंट है कि रोड की कंपैक्शन जो है वो कितनी होनी चाहिए। अब कंपैक्शन से मुराद के सब ग्रेड पे कंपैक्शन कितनी होनी चाहिए, सब बेस पे कितनी होनी चाहिए, और बेस की कंपैक्शन कितनी होनी चाहिए, ठीक है। और ये आप कमेंट्स में इसका आंसर करेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी व्हाट इज़ द टोटल विड्थ ऑफ द रोड इंक्लूडिंग शोल्डर्स एंड बर्म? अच्छा जी, इसमें अब रोड की विड्थ है तो सबसे पहले तो हमें पता होना जी ये सिंगल लेन रोड है, डबल लेन रोड है, या 4 लेन रोड है। तो अगर तो सिंगल लेन रोड की बात हो रही है तो सिंगल लेन रोड में जो है वो इसकी 12 फुट तो जो है उसकी विड्थ होगी फुट में, ये मीटर्स में लिखे हुए हैं, इसको भी फ़िलहाल जो है ना साइड पे रखें। 12 फुट इसकी लेंथ होगी, 12 फुट में 5 फुट आप एक साइड पर और 5 फुट दूसरी साइड पर बर्म एंड शोल्डर्स जो हैं उसका उनकी विड्थ ले लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 22 फीट, ठीक है। और अगर इसी तरह हम डबल लेन रोड की बात करें तो डबल लेन में ये 25 फुट की रोड होती है, ठीक है। अगर डबल लेन है तो 25 फुट की रोड में 5 फुट और 5 फुट हमने बर्म और उसका शोल्डर का ऐड कर लिया, तो ये हमारा होगा जी 35, ठीक है, 35 फीट, ठीक है। और इसी तरह अगर 4 लेन होगा तो 4 लेन में भी आप लेंथ जो है वो विड्थ इसकी जो होगी ये 50 हो जाएगी, 50 फीट इसकी विड्थ हो जाएगी, और 50 फीट में हमने +5 और +5 कर दिया, ये शोल्डर्स की होगी, और ये टोटल हो जाएगा जी 60। अच्छा जी, अलग से अब शोल्डर्स का ही पूछा जाए कि शोल्डर की विड्थ कितनी होती है, तो ये अब वेरी करती है, ठीक है। ये तो हमने वन लेन 2 लेन रोड के लिए बनाया ना। अगर तो हम हाईवे के लिए शोल्डर्स जो है वो अगर हाईवे के लिए हैं तो हाईवे के लिए इसकी जो विड्थ होती है वो 8 फुट तक तकरीबन होती है, और अगर इसी शोल्डर्स की विड्थ अगर हम इसको मोटरवे के लिए लें तो ये 10 फुट तक होती है, ठीक है।
अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ द वाटर इन द सीवरेज पाइप। अब जी इसमें वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी जो है वो 0.6 मीटर पर सेकंड से कम नहीं होनी चाहिए और 3 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब कि ये जो है वो 0.6 से लेके 3 मीटर पर सेकंड तक रहेगी। अगर हाँ 0.6 तो मस्ट होनी चाहिए सेल्फ क्लिनजिंग वेलोसिटी। 0.6 से अगर कम होगी तो वो जो है सिल्टेशन उसमें जमा होने शुरू हो जाएगी। तो 0.6 से ज़्यादा होगी, लेकिन मैक्सिमम अगर वेलोसिटी हो जाएगी 2.5 या 3 से ज़्यादा हो जाएगी तो फिर उसमें स्कवरिंग होना भी शुरू हो सकती है। ठीक है, उसमें वियर एंड टीयर होना शुरू हो सकती है। तो कितनी होनी चाहिए जी, 0.6 मीटर पर सेकंड से लेके 2.5 या 3 आप कह सकते हैं 3 मीटर पर सेकंड तक। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाउ मैनी शेप्स ऑफ द मेन होल और देयर। तो ये जी किसी भी शेप में हो सकता है जी। मेन होल तो हम सर्कुलर बना सकते हैं, रेक्टेंगुलर बना सकते हैं, स्क्वायर बना सकते हैं, किसी भी शेप में, लेकिन रिकमेंड हम सर्कुलर ही करते हैं। देखिए सर्कुलर है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है। स्क्वायर इज़ द मोस्ट कॉमन ड्यू टू, किस लिए हम स्क्वायर यूज़ करते हैं जी, स्ट्रेंथ एंड इजी मेंटेनेंस। एक तो मेंटेनेंस इसकी आसानी से की जा सकती है और दूसरी इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। अब स्ट्रेंथ क्यों ज़्यादा होती है जी, ये हमारा अगर मेन होल है, होल होगा तो इसमें जो है वो वाटर का प्रेशर सब साइड पे इक्वली लग रहा होगा। ठीक है, जिसकी वजह से इसकी स्ट्रेंथ बाकियों से ज़्यादा होती है। किसी और शेप में अगर हम बनाएंगे तो उससे ज़्यादा होगी, बाकी मेंटेनेंस करना भी मुश्किल होगी, इसलिए हम सर्कुलर ही डिज़ाइन करते हैं। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज़ द टिपिकल डेप्थ ऑफ द मेन होल। अब ये मेन होल जो है ये 3 फुट तक जो है शालो मेन होल की डेप्थ होती है और 5 फुट तक जो है 3 से 5 फुट तक नॉर्मल की होती है और 5 फुट से ज़्यादा जो है वो डीप मेन होल की होती है। ठीक है, अगर अगेन बता देता हूँ कि अगर 3 फुट इससे कम है तो वो शैलो मेन होल होगा, 3 से 5 है तो वो हमारा नॉर्मल होगा और 5 से अगर ज़्यादा उसकी डेप्थ है फिट में बता रहा हूँ तो वो हमारा डीप मेन होल होगा। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज़ दी PPRC पाइप। PPRC पाइप क्या होती है जी, पॉली प्रोपिलीन रैंडम कोपोलीमर। ठीक है, ये पूछा जा सकता है कि PPRC स्टैंड फॉर। ठीक है, अब जी मार्केट में जो ट्रेंडिंग में है ये PPRC पाइप बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है और ये किससे बना होता है जी, ये प्लास्टिक पाइप ही होता है, मेड फ्रॉम पॉलीप्रोपिलीन रैंडम कोपोलीमर। ठीक है, इसके एब्रीवेशन से ही पता चल रहा है। अच्छा जी, ये पानी गर्म पानी और ठंडे पानी दोनों के लिए यूज़ होता है, यानी कि हॉट एंड कोल्ड दोनों के लिए यूज़ होगा। लाइट में कम होगा और ये क्रोयन फ्री होगा, इसको जंग भी नहीं लगेगा। ठीक है, और प्रेशर भी जो है वो ज़्यादा प्रेशर और टेम्परेचर को जो है वो रेजिस्ट कर सकता है या विदस्टैंड कर सकता है। अगर इसके जॉइंट की बात करें तो ये हीट के ज़रिए इसको गर्म करके इसका जॉइंट लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट आर दी जॉइंटिंग मेथड ऑफ द PPRC। मैं आपको बता चुका हूँ ये हीटिंग के साथ हम करते हैं जी, हीट फ्यूजन से करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि हीट से करते हैं तो कितना टेम्परेचर होना चाहिए, मतलब जिस हीट वाली मशीन से करते हैं तो कितने टेम्परेचर पे ये मेल्ट होती है या मतलब कि सॉफ्ट होगी और जो है जॉइंट बनेगा। तो इसके लिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द टेम्परेचर, व्हाट टेम्परेचर आर PPRC पाइप हीटेड फॉर जॉइंटिंग। जॉइंटिंग के लिए 260 डिग्री सेंटीग्रेड इसका होना चाहिए, लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं है। एग्जैक्ट से मुराद के मिनिमम और मैक्सिमम की बात करें तो ये 230 से लेके 260 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है, जिस पे ये हीट से जो है वो आगे जॉइंट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज़ PPRC, वाई इज़ PPRC प्रेफर्ड ओवर GI पाइप नोवाडेज। अच्छा, जो GI पाइप था इसको अब इसकी निस्बत PPRC जो है, PPRC लाइट वेट भी है और कोरोजन रेजिस्टेंस भी रखता है, इसको रस्ट का कोई मतलब इशू नहीं है, इसको इंस्टॉल करना इजी है, इसको रिपेयर करना इजी है, इसके जॉइंट लगाना इजी है। तो इसी वजह से PPRC को इन दिनों प्रेफर किया जाता है। अब जी PPRC पाइप जो है वो अगर 230 से लेके 260 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है इसका जॉइंट लगेगा तो इसका मतलब है कि ये तो बहुत टेम्परेचर को बियर करता है। जी बिल्कुल बियर करता है, तो ही तो ये गर्म हॉट वाटर के लिए और सॉफ्ट वाटर पाइप के लिए यानी कि वाटर के लिए इसी पाइप को PPRC वाले पाइप को यूज़ किया जाता है। आज के लिए इतना ही जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।